नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। कोलकाता बंगाल में यदि कुछ होता है तो पूरे देश की कवरेज उसको आप अलग तरीके से देखेंगे। यही कहीं अगर वह और कहीं होता है तो उसकी कवरेज एक अलग तरीके से देखेंगे। मीडिया में कर्नाटक में हुई घटना के बारे में यानी आईपीएल जब जीतकर वहां उन्होंने एक प्रोग्राम किया तो उसकी खबर एक अलग तरीके की थी, और जब गुजरात में हवाई जहाज एक रिहायशी इलाके में गिरा तो उसकी खबर की कितनी खबर थी यह आप एक अलग तरीके से देखेंगे। इसलिए आप उन चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें बैलेंस्ड हो, और इस प्रकार आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आरएसएस के बाद केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपातकाल के दौर में संविधान में हुए बदलावों को खत्म करने की वकालत की है। जी हां, ये बड़ी खबर। उस पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस का असली चेहरा फिर सामने आ गया है। वह संविधान नहीं मनुस्मृति चाहता है। राहुल गांधी ने यह बयान संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के उस बयान के बाद दिया जिसमें उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में शामिल समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों की समीक्षा की बात कही थी। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान उन्हें इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि वह समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि संघ और भाजपा का असली मकसद संविधान जैसे शक्तिशाली हथियारों को दलितों, पिछड़ों और गरीबों से छीनना ताकि उन्हें फिर से गुलाम बनाया जा सके। ओडिशा के पुरी में सालाना जगन्नाथ यात्रा शुक्रवार को शुरू हुई। हर साल के मुकाबले 1.5 गुना यानी 10 लाख श्रद्धालु पहुंचने से रथ मार्ग पर इतनी भीड़ हो गई कि तीनों रथों को आगे बढ़ाने में मशक्कत करनी पड़ी। देर शाम देवी सुभद्रा के रथ के आसपास भीड़ का दबाव बढ़ गया। इससे कई श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई। कुछ बेहोश हुए तो कुछ को चोटें आई। कहीं पर भी कोई खबर कि बेहोश हुए उनके परिवारजनों को कितनी तकलीफ हुई होगी या कोई चिकित्सा व्यवस्था, कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई अच्छी सी कवरेज नहीं। देश भर के डाकघरों में अगस्त से डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने लगेंगे। इसके लिए डाक विभाग आईटी सिस्टम में नया एप्लीकेशन लागू कर रहा है। इसके जरिए काउंटर पर क्यूआर कोड स्कैन पर अब पेमेंट हो सकेगा। रेल मंत्रालय ने 8 साल बाद ट्रेन कंट्रोल विभाग में सीधी भर्ती शुरू करने का फैसला किया है। अब इस विभाग के 60% पद सीधे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए भरे जाएंगे। यह फैसला 25 जून को मंत्रालय ने घोषित सुधारों के तहत लिया है। जनवरी 2026 के बाद बनने वाले सभी नए 2 व्हीलर्स पर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यह नियम सभी मॉडल्स और इंजन कैपेसिटी पर लागू होगा। साथ ही 2 व्हीलर खरीदते समय निर्माता कंपनी को 2 सुरक्षात्मक हेलमेट देना होगा। यह हेलमेट BIS द्वारा तय मानकों के अनुसार होने चाहिए। इसके बाद ब्रेकिंग सिस्टम लगाने के बाद में यदि कीमत कितनी बढ़ाई जाती है इस पर भी आप अवश्य नजर रखें, और 2 हेलमेट देंगे तो इसकी भी कितनी नजर रखें आप कि 2 हेलमेट की कीमत और ब्रेकिंग सिस्टम यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम की कितनी कीमत हो सकती है, तो उसके बाद कितनी कीमत बढ़ाई जाएगी इस पर भी आप अवश्य नजर रखें। इटली के वेनिस में अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस और टीवी एंकर लॉरेन सांचेज का 3 दिनी विवाह समारोह गुरुवार से शुरू हुआ। ये शादी गोपनीय रखी गई है, लेकिन इसमें हॉलीवुड, खेल, राजनीति व टेक जगत की दिग्गज हस्तियां हिस्सा ले रही है। गुरुवार को मेडोना डेल ओटोस चर्च परिसर में पार्टी हुई। शुक्रवार को कार्यक्रम सैन जॉर्जियो माजोरे द्वीप पर हुआ। शादी से वेनिस शहर को 40 मिलियन यूरो यानी 364 करोड़ रुपए की कमाई का अनुमान है। शादी में कितना खर्च होगा ये अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने शुक्रवार को पत्रकारों से 2 टूक कहा कि वह प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने या प्रसिद्धि पाने की लालसा में घटनाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत न करे। उन्होंने कहा कि ऐसा रवैया ऐसा नुकसान पहुंचा सकता है जिसे बाद में सुधारा नहीं जा सकता। ये बातें उन्होंने एक पत्रकारिता सम्मान समारोह में कही। उन्होंने पत्रकारों से आग्रह किया कि वह खबरों को सनसनीखेज बनाने की प्रवृत्ति से बचे। सहगल ने मीडिया के एक वर्ग द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की कवरेज का उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ पत्रकारों ने लोगों की उम्मीदें इस हद तक बढ़ा दी जिन्हें वह खुद बाद में न्यायोचित नहीं ठहरा सके। होता यह कि नवनीत सहगल को उन पत्रकारों का नाम लेकर बताया जाता तो अच्छा होता, ताकि समाज में पत्रकारों की भीड़ में उनका पता लग सकता।
कुछ समय पहले एसी को टेम्परेचर को एक लिमिट में, एक सीमा में रखने के लिए कहा गया था। वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि सरकार एसी के लिए प्रस्तावित 20 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान की सीमा फौरन नहीं लागू करेगी। इंडियन क्लाइमेट समिट में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी स्थिति 2050 के बाद ही पैदा हो सकती है। एक ऐसी खबर जो आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो कहाँ की होगी। हम उसमें शब्दों को छुपा रहे हैं, तो अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ऐसी खबर कहाँ हो सकती है। एक देश में एक धार्मिक यात्रा के दिन, पहले दिन, जी हाँ, एक धार्मिक स्थल पर बुलडोजर चला दिया गया और उस मामले में तूल पकड़ लिया। शुक्रवार को उस धार्मिक यात्रा के दिन कई शहरों में इसके विरोध में प्रदर्शन किए गए, लेकिन उस देश के कई जिलों और विश्वविद्यालयों में एक धार्मिक विशेष ने सरकारी अधिकारियों द्वारा धार्मिक स्थान गिराए जाने के विरोध में प्रदर्शन और मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। उस देश में आयोजित एक विरोध रैली में उन धार्मिक संगठनों ने कहा कि जहां धार्मिक स्थल गिराया गया वहां और भी कई धार्मिक स्थल थे, और भी कई समुदायों के धार्मिक स्थल थे, और वहां कई अवैध ढांचे भी मौजूद थे। ऐसे में उस धार्मिक स्थल को जिसको गिराया गया और उसके अंदर रखे गए धार्मिक अवशेषों को भी अवैध कहकर गिराना, यह साबित करता है कि सरकार के हर कोने में कट्टरपंथी घुस चुके हैं। फिर एक उस मंत्रालय जहां के पास में ये धार्मिक स्थल गिराया गया, उसके सलाहकार ने कहा कि इस धार्मिक स्थल को तोड़े जाने के सवाल पर सफाई देते हुए दावा किया गया कि 100 दुकानें और कई राजनीतिक दलों के दफ्तर, एक कच्चा बाजार और अंत में एक अस्थायी धार्मिक स्थल भी हटाया गया है। वहीं धार्मिक स्थल के अंदर अवशेष को सम्मानपूर्वक एक नदी में विसर्जित कर दिया गया है। हालांकि स्थानीय चश्मदीदों ने कहा कि बुलडोजर सीधे धार्मिक स्थल और उसमें रखे सामान पर चलाया गया। गुरुवार रात तक धार्मिक स्थल को कोई विसर्जन भी नहीं किया गया। फिर उसकी राजधानी में एक धार्मिक स्थल को गिराए जाने की घटना पर किसी दूसरे देश ने आपत्ति भी जताई है, और वहां के एक विदेश मंत्रालय ने कहा कि उस सरकार को सख्त आलोचना करते हुए कहा कि यह घटना धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में गंभीर चूक को दर्शाती है। उस विदेश मंत्रालय ने, उनके प्रवक्ता ने कहा कि उनको जानकारी मिली कि चरमपंथी समूह एक धार्मिक स्थल को गिराने की मांग कर रहे थे, लेकिन उस सरकार ने धार्मिक स्थल की सुरक्षा करने के बजाय इसे अवैध निर्माण बताकर गिरा दिया। इसमें रखे धार्मिक स्थल में रखे धार्मिक अवशेषों को भी हटाने से पहले ही नुकसान पहुंचा। उनके प्रवक्ता ने कहा कि उस देश में सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वह उनके जो अल्पसंख्यक है उनके धार्मिक आस्थाओं, संपत्तियों और धार्मिक स्थलों की रक्षा करे। धार्मिक स्थल पर लंबे समय से इस मुद्दे पर बातचीत कर रहा है। उस देश को इस बात पर गंभीर निराशा है कि उस देश में इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है। हमने शब्दों को यहाँ एक विलोपित किया है और आप इससे अंदाजा लगाकर बताइए कि ये किस देश में हो रहा होगा और किस देश की ये घटना हो सकती है। इसके बाद उस धार्मिक समुदाय विशेष से जुड़े लोगों ने सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और मानव श्रृंखला का आह्वान किया है, और उस देश में जो भी धार्मिक अल्पसंख्यक है उनके अधिकारियों ने, उनके नेताओं ने कहा कि उन्होंने शनिवार को पूरे देश में बंद का आह्वान किया है, और उनमें विरोध प्रदर्शन में जो भी वहाँ के धार्मिक समुदाय के लोग हैं, वहाँ के लोगों ने कहा है कि शनिवार को हमारा संगठन पूरे देश में इस धार्मिक स्थल को गिराए जाने का विरोध करेगा। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि विरोध प्रदर्शन कहाँ किया जा सकता है और उसको देश विरोधी करार नहीं दिया जा सकता है। इसलिए इस घटना को आप अवश्य बताएं कि ये घटना कहाँ की हो सकती है। हो सकता हो कि हमारे कहने में कोई धर्म विशेष का नाम निकल जाए, तो उसके लिए हमें पहले से ही हम क्षमा मांगते हैं, और किसी की भावनाओं को कोई ठेस लगती है तो हम इसके लिए भी पहले से ही क्षमा मांगते हैं। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।